दोस्तों ये शहर मेलबोर्न और सिडनी नहीं बल्कि बांग्लादेश का ढाका है जो आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत नहीं बल्कि भारत की हार का जश्न मना रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ ऐसी ही नफरत हमें साल 2017 के एशिया कप फाइनल में भी देखने को मिली थी, जब बांग्लादेशी फैंस ने एक मूव्ड पिक्चर शेयर की थी और इस तस्वीर में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद अपने हाथ में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कटा हुआ सिर लेकर घूम रहे थे। अब फैंस तो फैंस, अगले दिन बांग्लादेशी न्यूज़पेपर के पहले पेज में भी इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के आधे मुंडे हुए सर छपे हुए थे। इन इंसल्टेड इमेजेस और कमेंट से जाहिर है कि बांग्लादेशी लोगों की क्रिकेट को लेकर एक्साइटमेंट तो नहीं दिखती, बल्कि भारत के प्रति उनके दिलों में फैली हुई नफरत जरूर झलकती है। खुद बांग्लादेशी ऑथर तस्लीमा नसरीन ये मानती हैं कि एंटरटेनमेंट से लेकर हेल्थ केयर, क्लोथिंग और फूड तक के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। यहाँ तक कि उनकी आजादी में भी एक अहम योगदान भारत का रहा है। तो फिर बांग्लादेशियों का ये स्टैंस इतना एंटी इंडिया क्यों है? आखिर क्यों भारत के खिलाफ बांग्लादेशी लोगों में इतनी डीप रूटेड हेट देखने को मिलती है? भारत ने ऐसा क्या किया है जो उसकी सक्सेस का दुश्मन खुद उसका पड़ोसी देश बन गया है? क्या ये नफरत केवल एक क्रिकेट मैच को लेकर है या फिर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? दोस्तों, साल था 2021। बांग्लादेश अपना 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था और इस मौके पर बांग्लादेशी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया था, जहां उम्मीद ये थी कि इस विजिट से दोनों देशों की दोस्ती में मजबूती आएगी। वहीं इसके उलट बांग्लादेश में वायलेंस की ऐसी आग धधकने लगी कि कई सिविलियंस की जान चली गई। ढाका में इस वायलेंस की शुरुआत हुई थी एक इस्लामिस्ट ग्रुप से, जिसने प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के खिलाफ अपना विरोध जताया। लेकिन प्रोटेस्ट की ये आंधी इतनी तेजी से बांग्लादेश में फैली कि कई इस्लामी लोग सड़कों पर उतर आए। मोदी जी के खिलाफ नारे लगे, रैली निकाली गई और 28 मार्च को बांग्लादेश को नेशन वाइड शट डाउन कर दिया गया। यानी जो इवेंट दुनिया को अपने देश की पावर दिखाने का था, वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत और बांग्लादेश के लिए एम्बैरेसमेंट का सबब बन गया। और ये एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि भारत और हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश में बढ़ती नफरत का ही नतीजा है कि अक्टूबर साल 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं की भीड़ पर अटैक किया गया। ऐसी ही घटना पिछले साल भी दुर्गा पूजा के दौरान देखने को मिली थी, जब कई हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा गया और कम्युनल वायलेंस तेजी से फैली। इस साल भी फरवरी के महीने में 14 हिंदू टेम्पल्स को वैंडलाइज किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया और पूजा सेलिब्रेशंस को तबाह कर दिया गया। आलम यह है कि बढ़ती मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच बांग्लादेश में हिंदूज और बुद्धिस्ट को थर्ड क्लास सिटीजन्स की तरह देखा जा रहा है। इस घटना से न केवल बांग्लादेश की सोसाइटी में इंडियन गवर्नमेंट और हिंदूज के खिलाफ पनप रही नफरत खुलकर सामने आ रही है, बल्कि ये भी साफ हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश सरकार अपनी दोस्ती का चाहे कितना भी रोना गाना क्यों ना कर ले, लेकिन भैया जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है। अब एक बार साल 2011 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने यह बयान दिया था कि करीब 25% बांग्लादेशी ऐसे हैं जिनके अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट पनप रहे हैं। तब इस स्टेटमेंट ने बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में भूचाल मचा दिया था और कई पॉलिटिकल लीडर्स को नाखुश किया था। लेकिन अब लगता है कि यह आंकड़ा कई ज्यादा बढ़ गया है। भारत के दुख में खुशी मनाते बांग्लादेशी यूथ इस बात का सबूत है कि उनकी जड़ों में नफरत का बीज आज नहीं बल्कि सालों पहले बोया जा चुका है। मगर अभी भी ये सवाल है कि आखिर भारत से इतनी नफरत क्यों? जिस देश ने लिबरेशन से लेकर फॉर्मेशन तक उनका साथ दिया है, आखिर उसके खिलाफ एंटी इंडिया स्टैंड क्यों? इसके रीजंस पॉलिटिकल, सोसाइटल और रिलीजियस बेसिस पर काफी गहरा और पेचीदा है। और अगर बांग्लादेशी सोसाइटी को एक नजरिए से देखें तो भारत एक हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र है और बांग्लादेश खुद को इस्लामिक राष्ट्र की तरह आइडेंटिफाई करता है। यहाँ रहने वाली मेजॉरिटी मुस्लिम को लगता है कि भैया पिछले 10 सालों में इंडियन पॉलिटिक्स पर राज कर रही बीजेपी गवर्नमेंट ने भारत में रह रहे मुस्लिम्स को हाशिए पर ढकेल दिया है। उनकी पॉलिसीज एंटी मुस्लिम्स हैं और वो भारत में मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे क्राइम्स पर अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं। अपने इसी विचार को सही साबित करने के लिए वो CAA और NRC प्रोटेस्ट का सहारा लेते हैं, जिसके विरोध में इंडियन मुस्लिम सड़कों पर उतर आए थे और काफी समय तक इस कानून ने भारतीय राजनीति में भी उथल पुथल मचा दी थी। इन्हीं का साथ देते हुए बांग्लादेशी मुस्लिम ने भी इस रूल को काला कानून करार दिया था और यही एक कारण भी था कि मोदी जी के बांग्लादेश विजिट से वहां पनप रहे इस्लामिस्ट ग्रुप सड़कों पर उतर आए थे। उनका ये एंटी इंडिया और एंटी मोदी बिलीफ तब और स्ट्रॉन्ग हो गया
जब पिछले साल नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी ने मुस्लिम लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया था। इसे लेकर बांग्लादेश में भारत के प्रोडक्ट्स को बैन करने की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी को एंटी इंडिया में बदलने में देर नहीं लगी। धर्म की इस गहरी खाई ने जहां भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं केवल धर्म ही एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बांग्लादेश को भारत से अलग करता है। अगर ऐसा होता तो अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया जैसे देशों में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट काफी चरम पर होता। लेकिन बांग्लादेश में पनप रही नफरत का एक कारण मैक्सिकन सिंड्रोम भी है। दरअसल मैक्सिकन सिंड्रोम यूएस और मैक्सिको के बीच पनप रहे रिश्तों को कहा जाता है। जिस तरह एक बड़ा और डेवलपिंग देश होने के बाद भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूएसए की मौजूदगी से मैक्सिको खुद को दबा हुआ महसूस करता है और उसे लगता है कि यूएस एक बड़े भाई की तरह उसकी ग्रोथ में कांटा है। तो कुछ ऐसी ही सोच बांग्लादेश के लोगों की भारत के प्रति भी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज में भारत सबसे डोमिनेटेड कंट्री रहा है। कल्चरली, मिलिट्री और जियोपॉलिटिकली रीजन में सबसे ज्यादा कंट्रोल होने की वजह से बांग्लादेश के मुकाबले भारत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये दोनों देश कल्चरली और हिस्टोरिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकली इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग इमेज बांग्लादेश को चुभती है। ये भावनाएं उनके दिलों में बार बार पनपती है कि भारत की सक्सेस ही उनके ग्रोथ की राह का सबसे बड़ा पत्थर है। अब इसके विपरीत बात अगर भारत और बांग्लादेश सरकार के रिश्तों की हो, तो दोनों देश न केवल पॉलिटिकली एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करते हैं, बल्कि इकोनॉमिकली भी इनके बीच होने वाला व्यापार बिलियन डॉलर्स का है। यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इन दोनों देशों के बीच न केवल जॉइंट मिलिट्री वेंचर्स होते हैं, बल्कि बांग्लादेश के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए भी भारत हमेशा तैयार रहता है। बात चाहे कनेक्टिविटी की हो या इलेक्ट्रिसिटी की, भारत ने बांग्लादेश का साथ कभी नहीं छोड़ा। और इसी का नतीजा है कि कोविड पैंडेमिक में भी जब दुनिया भर में हालात बद से बदतर हो गए थे, तब भारत ने कोविड वैक्सीन की 2 मिलियन डोजेस बांग्लादेश को गिफ्ट की थी। इसके अलावा बांग्लादेश और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के बीच जब अमेरिका ने कुछ बांग्लादेशी ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे, तब इस देश ने भारत को पुकारा था और तब भी हमारे देश ने इस मामले को सुलझाने में अपना पूरा का पूरा सहयोग दिया था। दोस्तों, ये तो भारत का बड़प्पन है कि अपने देश से नेपाल के रास्ते बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने के लिए भी वो तैयार है। बट अनडाउटली भारत और बांग्लादेश गवर्नमेंट पॉलिटिकली फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक दूसरे को सपोर्ट करने से कतराती नहीं है। लेकिन इंटरनली इनके देश की अपोजिशन पार्टीज भारत के खिलाफ एंटी अप्रोच रखती हैं और यही अप्रोच वहां की मेजॉरिटी मुस्लिम सेक्शन में भी इस साफ झलकती है। दरअसल बांग्लादेश में लंबे समय से 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में है। पहली आवामी लीग, जो साल 2009 से लगातार सत्ता की कमान संभाले हुए है। इनके प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जो हमेशा से प्रो इंडिया रही हैं। लेकिन बांग्लादेश की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का अप्रोच भारत को लेकर काफी नेगेटिव रहा है। इनकी लीडर खालिदा जिया और रहमान न केवल बांग्लादेश में भारत का विरोध करती हैं, बल्कि अपना स्टैंस प्रो चाइना रखती हैं। इनका मानना है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट को इंडिया से मिलने वाली पॉलिटिकल बैकनिंग शेख हसीना को इतने लंबे समय से सत्ता में बनाए हुए है। इनका इल्जाम ये भी है कि भारत का बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस कहीं से आता है। शुरुआत से ही भारत सरकार ने बांग्लादेश में आवामी लीग जैसी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और इसलिए वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके इतने सालों से बांग्लादेश की सत्ता संभाल पाए। देखिए, भारत को लेकर कहीं ना कहीं यही थॉट प्रोसेस वहां की मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन में भी देखने को मिलता है और ये आज से नहीं है बल्कि सालों से चला रहा है। दरअसल फॉर्मेशन के समय से ही बांग्लादेश में 2 तरह की आइडियोलॉजी काम करती है। एक वो जो ये मानती है कि भारत की वजह से ही बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ और दूसरी वो इस बात में बिलीव करती है कि भारत ने एक साजिश के तहत पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया। कई आवाम का यहाँ तक भी मानना है कि अगर आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होता तो ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी शक्ति होते। लेकिन इस आइडियोलॉजी से परे रियलिटी ये है मेरे भाई कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज कर्जे से चल रही है। ये देश दिवालिया घोषित होने के कगार पर है और आज यहाँ इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान के लाले पड़े हुए हैं। मतलब जिस पाकिस्तान के साथ मिलकर वो ग्लोबल पावर बनने का सपना देखते हैं, 1960 में वही पाकिस्तान बांग्लादेश का
दुश्मन बना हुआ था और उन्हें निचली नजरों से देखता था। जी हाँ, आज के बांग्लादेशी यूथ में कई लोग ऐसे जो इतिहास के असल बैकग्राउंड से वाकिफ ही नहीं है, और जो वाकिफ भी हैं, बस यही वो जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश के लिए केवल 13 दिन की लिबरेशन वॉर में हिस्सा लिया था। दरअसल बांग्लादेशी टेक्स्ट बुक में उनकी आजादी की जंग को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहकर बुलाया गया है और उसमें भारत के रोल का केवल एक छोटा सा ही रेफरेंस मिलता है। जबकि इसके विपरीत इतिहास के पन्नों को दोबारा से पलटे तो बांग्लादेश के अस्तित्व को नक्शे पर लाने का काम भारत ने किया था। वो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी जिसने सुप्रीम पावर अमेरिका से भी दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। दोस्तों, साल 1947 में भारत से अलग होकर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का जन्म हुआ था, लेकिन अपनी भाषा और कल्चरल डिफरेंस के चलते ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान कभी एक नहीं हो पाया। एक राष्ट्र होने के बाद भी जमीन के इन टुकड़ों में पाया जाने वाला डिफरेंस ही इनके डिवीजन का कारण बना। साल 1971 में वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिसी से परेशान आकर ईस्ट पाकिस्तान ने आजादी की मांग को बुलंद कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में लाखों बंगाली लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आए, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जब ईस्ट पाकिस्तान की ये बगावत रास नहीं आई तो उन्होंने बंगाली लोगों को अपनी ताकत की नोक के नीचे दबाने के लिए खून की नदियां बहा दी। 25 मार्च 1971 वो काला दिन था जब पाकिस्तानी प्रेसिडेंट याहिया खान ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट को अंजाम दिया और इसके तहत अपने ही देश के लोगों को जानवरों की तरह कत्लेआम करवा दिया। ये जेनोसाइड इतना ब्रूटल था कि लाखों की भीड़ में लोग रातों रात बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर थे। वो तेजी से भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में माइग्रेट हुए। तो इतनी बड़ी बर्बरता और ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर भी जब दुनिया का हर एक देश तमाशा देख रहा था, तब भारत ही था जिसने खुले दिल से बांग्लादेशी लोगों का अपने देश में स्वागत किया। हमने न केवल लाखों की संख्या में भारत आए रेफ्यूजीज को घर, खाना, पानी और सहारा दिया, बल्कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट आर्मी मुक्ति बाहिनी को भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग के लिए ट्रेन किया। बांग्लादेश की हक की लड़ाई के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी जंग में उतर गया और उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया। उधर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब अमेरिका, यूके और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को आंख दिखा रहे थे और भारत पर जंग से पीछे हटने के लिए प्रेशर बना रहे थे, तब वो भारत की जाबाज सेना ही थी जिसने न केवल जमीन पर बल्कि समंदर में भी पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। वो भारत ही था जिसने बांग्लादेश के रिवॉल्यूशनरी लीडर शेख मुजीबुर रहमान को बचाने के लिए पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर को भी रिहा किया था और उन्हें बांग्लादेश का पहला प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया था। उस वक्त भारत चाहता तो अपनी मर्जी से बांग्लादेश को भारत से मिला सकता था, लेकिन इसके विपरीत भारत वो पहला देश था जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश को सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट नेशन एक्सेप्ट किया था और पाकिस्तान को भी बांग्लादेश की सोवरेनिटी मानने के लिए मजबूर किया था। इस युद्ध में भारत ने अपने कई हजार सैनिकों को भी खोया था, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बलिदान को बांग्लादेशी यूथ पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश का रूप देते हैं और इस नैरेटिव को सेट करने की जिम्मेदार कहीं ना कहीं वहां की ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। दरअसल आजादी के बाद से ही बीएनपी और आवामी लीग पार्टीज के बीच पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का डिफरेंस पनपने लगा था। हालांकि भारत का समर्थन आवामी लीग को था, लेकिन 1971 की आजादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान भी बांग्लादेश में डेमोक्रेसी लाने के बजाय डिक्टेटरशिप से राष्ट्र को चलाने लगे। इसी का नतीजा ये हुआ कि 1975 में बांग्लादेश में बड़ा तख्ता पलट हुआ और शेख मुजीबुर रहमान को उनके ही घर में घुसकर गोलियों से भून डाला। उनके पूरे परिवार का ही एक दिन में कत्लेआम हो गया। लेकिन इस असैसिनेशन से शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बचने में सफल रही, जो कि उस वक्त जर्मनी में थी। इस घटना से वो अपने देश तो नहीं जा सकी, लेकिन उन्होंने भारत में शरण ली और हमारे देश ने भी खुले दिल से शेख हसीना का स्वागत किया। इस दौरान बांग्लादेश में बीएनपी का राज रहा और उनके लीडर जियाउर रहमान देश के प्रेसिडेंट बने रहे। लेकिन उनके मरने के बाद यानी 1990 में उनकी विधवा खलीदा जिया ने बीएनपी की कमान संभाली और 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के पद पर आसीन रही। इस दौरान उनकी नीतियां काफी प्रो चाइना रही और भारत के खिलाफ उनका अप्रोच काफी एंटी इंडिया रहा, क्योंकि उनका विश्वास था कि भारत का सपोर्ट आवामी लीग की तरफ ज्यादा है। फिर 1996 में बांग्लादेश में एक बार फिर आवामी लीग का आगमन हुआ और शेख हसीना पावर में आई
इसी के साथ भारत ने भी शेख हसीना का साथ नहीं छोड़ा। फॉरेन ट्रेड से लेकर मिलिट्री जॉइंट वेंचर्स, फूड, इलेक्ट्रिसिटी और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स तक भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। लेकिन हमारे इसी सपोर्ट को बांग्लादेशी अपोजिशन पार्टीज केवल आवामी लीग के सपोर्ट की तरह देखती है। पिछले 15 साल से भले ही शेख हसीना भारत के साथ एक सच्ची दोस्ती मेंटेन करने में सफल रही हैं, लेकिन भैया बांग्लादेशियों के दिल से भारतीयों के लिए दोस्ती कब की जा चुकी है। ऐसे में अगर 2024 के बांग्लादेश इलेक्शन में बीएनपी की पार्टी पावर में आती है तो इस फ्रेंडशिप का गोल्डन फेज हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बांग्लादेश की जो आवाम आज हिंदू कल्चर और हिंदू रिलीजन के लिए नफरत पाल के बैठी है, वो वक्त के साथ तेजी से बढ़ सकती है। और आलम यह है कि पाकिस्तान की आवाम से ज्यादा एंटी अप्रोच आज बांग्लादेश यूथ का है। इसलिए भारत को जरूरत है कि वो अपने डिप्लोमेटिक अप्रोच को बदले और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ बांग्लादेश में काम करे, वरना वो दिन दूर नहीं है जब चाइना का बांग्लादेश में बढ़ता इन्फ्लुएंस भारत के लिए सरदर्द बन सकता है। दोस्तों, बांग्लादेशियों के इस एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन जाते जाते इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।